एक ऐसा राजकुमार जो बहुत बड़ी रॉयल फैमिली से बिलोंग करता था, लेकिन उसे अपने भाइयों की तरह साम्राज्य की गद्दी नहीं चाहिए थी। लेकिन तकदीर उसे इस तरीके के मोड़ पर खड़ा कर देती है कि उसका सब कुछ छूट जाता है। इस रोमांचक कहानी की शुरुआत होती है 15th सेंचुरी में दिखाते हुए, जहाँ पर एक साम्राज्य लगातार आगे बढ़ता जा रहा था। इस साम्राज्य के सैनिक बहुत ही ज्यादा वेल ट्रेंड होते हैं। उन्हीं में से एक नाइट जिसका नाम हॉटस्पर था, वो उन्हें लीड कर रहा होता है। हॉटस्पर ने खुद भी अच्छी तरीके से ट्रेनिंग ली थी और वो अपने सैनिकों को भी सबसे बेस्ट बना देता था। इसी कंसिस्टेंसी और मेहनत की वजह से उन्होंने आज तक एक भी जंग नहीं हारी। आसपास जितने भी साम्राज्य मौजूद थे, उन्होंने सभी को हरा दिया। इनफैक्ट अब तो उनकी टेरिटरी लगातार बढ़ती जा रही थी। हॉटस्पर और उसकी सेनाएं एक और जीत अचीव कर लेती हैं। अब वो सभी सीधा लौट पड़े थे अपने साम्राज्य के अंदर। हॉटस्पर और सारे सैनिक किंग के सामने बैठकर खाना खा रहे होते हैं। पर अब हॉटस्पर ने किंग से थोड़ी मनी की मांग की, जो कि उसके कजिन के लिए चाहिए होती है। उसके कजिन की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। इसी तरीके से उसकी आर्मी में भी कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें मनी की सख्त जरूरत है। अब किंग ने जब ये सारी चीजें सुनी तो वो इसके लिए मना कर देता है, क्योंकि सैनिक भले ही बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन इस समय वो उन्हें बिल्कुल पैसे नहीं दे सकता। ये बातें सुनकर तो हॉटस्पर एकदम से गुस्सा हो गया। वो इतनी मेहनत कर रहे हैं और अपनी जान दांव पर लगा रहे हैं, लेकिन इसके बदले उन्हें कुछ भी नहीं मिल रहा। हॉटस्पर ने तो किंग को ही बुरा भला कह दिया और इतनी बेकार बातें कही कि किंग एकदम शॉक रह गए। हॉटस्पर तो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। अब हमें यहाँ साम्राज्य के अंदर प्रिंस हेनरी दिखाए जाते हैं। हेनरी दरअसल किंग का बड़ा बेटा था। उनके दो बेटे हुआ करते थे, छोटे वाले का नाम थॉमस और बड़े का हेनरी होता है। लेकिन प्रिंस हेनरी ने अपनी रॉयल लाइफ एकदम से त्याग दी थी। इनफैक्ट हेनरी का तो कोई इंटरेस्ट नहीं था अपने रॉयल फैमिली और पॉलिटिक्स के अंदर। वो तो एक नॉर्मल लोगों की तरह नॉर्मल जिंदगी जिया करते थे। उन्हें यही अच्छा लगता था और इसमें वो कंफर्टेबल है। प्रिंस हेनरी को सिर्फ दो ही शौक थे, एक लड़कियों की और एक ड्रिंकिंग के। इसी में वो मग्न रहते और आगे यही करना चाहते। हेनरी साम्राज्य के अंदर जॉन नाम के एक आदमी के साथ रहा करता था। जॉन भी इससे पहले सैनिकी विभाग में काम कर चुका था, लेकिन थोड़ी सी चोट लगने के कारण उसे निकाल दिया गया। जॉन ने तो हेनरी को बहुत ज्यादा समझाया कि तुम बहुत ज्यादा लकी हो कि रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हो, फिर भी तुम उसे ठुकरा कर यहाँ नॉर्मल जिंदगी जी रहे हो। जबकि जॉन तो उस रॉयल फैमिली में सिर्फ एक सैनिक बनना चाहता था, वो भी वो नहीं बन पाया। यानी इससे पता चलता है कि जिसके पास अगर हद से ज्यादा चीज हो जाए तो वो उसकी बिल्कुल कदर नहीं करता। उसकी अहमियत तो तब पता चलती है जब वो हमेशा हमेशा के लिए चला जाए। पर अब यहाँ प्रिंस हेनरी को कोई नहीं समझा सकता था। वो तो अपने मन मर्जी के मालिक होते हैं। अब एक दिन जब प्रिंस हेनरी मार्केट में ट्रेवल कर रहे थे, तभी रॉयल फैमिली का एक आदमी उनके पास आकर कुछ बताता है। उसने कहा कि तुम्हारे फादर बहुत ज्यादा बीमार हैं, तो तुम एक बार उनसे जाकर मिल लो, इससे उन्हें बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। हेनरी को भी अपने फादर से मिलना था, लेकिन वो किसी भी तरीके से ये नहीं दिखाना चाहता कि उसे रॉयल फैमिली में इंटरेस्ट है। इसीलिए वो इन चीजों को नकार कर वहाँ से चला जाता है। थोड़े समय के बाद जब ये बातें जॉन को पता चली, तो वो वापस आने पर वो हेनरी को समझाता है कि तुम्हें जाकर मिल लेना चाहिए। ऐसा ना हो कि बाद में तुम्हें बहुत ज्यादा रिग्रेट हो, और वो रिग्रेट कभी खत्म नहीं होगी। तो एटलीस्ट तुम्हें अपने फादर से तो मिलकर आ जाना चाहिए। प्रिंस हेनरी जॉन की बात अच्छे से समझ गए थे, इसीलिए वो चले जाते हैं पैलेस के अंदर अपने फादर से मिलने के लिए। सभी लोग बैठे हुए थे और राजा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। किंग और बाकी लोगों को भी ये पता था कि हेनरी चाहे कुछ भी हो जाए, वो ये साम्राज्य का नया लीडर नहीं बनेगा। तो इसीलिए किंग ने ये बोल दिया होता है कि अब मेरे बाद मेरा सबसे छोटा बेटा यानी कि थॉमस इस पूरी सत्ता का नया किंग बन जाएगा। थॉमस तो अभी छोटा था और इस तरीके की जिम्मेदारी उसके ऊपर देना बहुत ही ज्यादा रिस्की हो सकता था। हेनरी भी इस डिसीजन को सुनकर काफी चौंक जाता है। हेनरी को थ्रोन बिल्कुल भी नहीं चाहिए था, बल्कि वो तो अपने छोटे भाई की सेफ्टी देख रहा होता है। सारी बातें करने के बाद हेनरी वापस घर पर आ गया, लेकिन उसका मन ही नहीं लगता। वो बार बार अपने छोटे भाई के बारे में सोच रहा था। अगले दिन अब यहाँ पर थॉमस को राजा बनवाने के लिए कई ट्रेनिंग और सैनिकों को संभालने की टेक्निक सिखाई जाएगी, जिससे कि वो आगे सब संभाल सकता था। बट थोड़ी देर में पता चला कि उस जगह पर प्रिंस हेनरी भी आ चुका है। थॉमस तो अब इन चीजों की वजह से अपने बड़े भाई हेनरी से गुस्सा हो चुका था। वो तो उसे जाकर कहने लगा कि तुम्हें ये थ्रोन बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। लेकिन हेनरी साफ कह देता है कि वो यहाँ पर थ्रोन के लिए नहीं आया, बल्कि वो तो तुम्हारी सेफ्टी देख रहा है। थॉमस कहने लगा कि मैं अपनी प्रोटेक्शन खुद ही कर सकता हूँ, पर प्रिंस हेनरी को ये बिल्कुल भी नहीं लगता था। इसीलिए प्रिंस अपनी ताकत शो करने के लिए सेना में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैन यानी कि हॉटस्पर को 1-on-1 फाइट के लिए चैलेंज करता है। असलियत में हॉटस्पर की फाइट थॉमस से होने वाली थी, लेकिन अब उसका भाई हेनरी लड़ रहा है।
हॉटस्पर को यही मौका चाहिए था ताकि वो प्रूव कर सके कि वो सबसे ताकतवर है। उसने प्रिंस हेनरी के साथ ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया था। अब एक तरफ था हेनरी और दूसरी तरफ था हॉटस्पर। दोनों अपने शील्ड पहनकर एक दूसरे से तलवारबाजी करने लग जाते हैं। देखकर यही लगता है कि दोनों का लेवल एकदम सेम है। कभी हॉटस्पर भारी पड़ रहा था तो कभी हेनरी। सारे सैनिक इसी फाइटिंग को देखते जा रहे थे, लेकिन प्रिंस हेनरी एक कदम हमेशा आगे रहते हैं। उन्होंने हॉटस्पर को चकमा देते हुए उसे नीचे गिरा दिया और एक स्टैब करके उसे बेहोश कर दिया। यानी कि ये पूरी फाइट प्रिंस हेनरी जीत चुका है। लेकिन यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेट करने के बजाय थॉमस अपने भाई को कहने लगा कि तुम इंटरफेयर मत करो। तुम्हें अगर राजगद्दी नहीं चाहिए तो मेरे बीच में मत आओ, मैं सारी चीजें खुद ही हैंडल कर सकता हूँ। प्रिंस हेनरी को थोड़ा सा बुरा लगा क्योंकि वो तो अपने भाई की सेफ्टी देख रहा है, लेकिन फिर भी वो उसे ही ब्लेम कर रहा था, तो इससे बुरी बात तो कुछ हो नहीं सकती। अब ये कहा जा रहा था कि आने वाले समय में थॉमस ही सेना को लीड करेगा और दुश्मनी सेना पर लगातार हमला करेगा। हेनरी को तो एकदम टेंशन हो गई कि ये आखिरकार कैसे हैंडल कर पाएगा। अब हेनरी वापस अपनी दुनिया में आ जाता है एकदम नॉर्मल जिंदगी गुजारने के लिए। कुछ दिनों बाद हेनरी के पास रॉयल घराने से विलियम नाम का एक आदमी आया जो हेनरी को वापस रॉयल पैलेस चलने के लिए कहता है। हेनरी एक समय पर मना करने लगा, तब जाकर विलियम एक बुरी खबर बताता है। उसने कहा कि तुम्हारा छोटा भाई थॉमस एक जंग में मारा गया। राजा भी अब बेड रेस्ट पर चले गए हैं जो कभी भी मर सकते हैं। तो इस तरीके से तुम ही एक रॉयल घराने के आखिरी वंशज बचे हो जो पूरे साम्राज्य को लीड कर सकता है। हेनरी एकदम से चौंक गया था। जल्द से जल्द वो पैलेस में पहुंचा और अपने बीमार पड़े हुए फादर को ही कोसने लगा, क्योंकि उन्होंने ही ईगो में आकर अपने छोटे बेटे को ये सत्ता दी थी। और ये तो होना ही था क्योंकि थॉमस अभी उसके लायक नहीं है। कुछ समय में बहुत ज्यादा बीमार रहने के कारण राजा की भी मृत्यु हो जाती है और प्रिंस हेनरी के पास कोई ऑप्शन नहीं होता इस पूरी सत्ता को वापस से संभालने का। लेकिन ये सारी चीजें तो एक खतरनाक हादसे और डिस्ट्रक्शन की शुरुआत है। अब यहाँ सारे रीति रिवाज फॉलो करते हुए प्रिंस हेनरी को राजा बनाने का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया गया था। कई सारे रॉयल सर्वेंट अब पहुंच जाते हैं उसी गांव में जहाँ पर हेनरी रहा करते थे, यानी कि उनके सभी सामान को वापस लेकर आने के लिए। वो पूरा घर भी हेनरी ने ही खरीदा था अपने कुछ बचे हुए पैसों से। अब जॉन जो कि फ्री में उसकी जगह पर रह रहा होता है, उसे बाहर निकाल दिया गया था। ऐसा लग रहा था कि जॉन को नौकरों से भी बुरा सलूक किया जाता है। सारे सर्वेंट जॉन को कह रहे थे कि तुम खुशनसीब हो जो प्रिंस हेनरी तुम्हारे साथ रहे थे, लेकिन अब तुम्हें वो कभी देखने नहीं मिलेंगे। वो तुम जैसे लोगों के साथ बिल्कुल नहीं रहना चाहते। जॉन को काफी अजीब लग रहा था क्योंकि ये पूरी उसकी बेइज्जती थी। उसे ऐसा लग रहा था कि अब प्रिंस हेनरी राजा बनने के बाद उसे बिल्कुल याद नहीं करेंगे, और वो भी क्यों ना, क्योंकि जॉन का कोई स्टेटस नहीं है। वो तो रॉयल फैमिली का एक सैनिक भी नहीं बन पाया। यहाँ महल की तरफ वो प्रोसेस अभी भी स्टार्ट था जब प्रिंस हेनरी को इस पूरे साम्राज्य का नया राजा घोषित कर दिया जाएगा। इस सेरेमनी के अंदर कई सारे साम्राज्य के राजा आए थे प्रिंस हेनरी को बधाई देने के लिए। वो तो हेनरी के लिए गिफ्ट भी लाए होते हैं जो बहुत ही रेयर है, जैसे कि उसकी एक कजिन ने एक ऐसा पक्षी दिया था जो कि समय के साथ आगे बढ़ता रहता। इसी तरीके से मल्टीपल गिफ्ट प्रिंस हेनरी को मिल रहे थे, लेकिन लास्ट में उन्हें एक बहुत ही गंदा बॉल मिलता है। ये किस राजा ने दिया था उसे नहीं पता। इसके बारे में हेनरी ने पता करने के लिए बोला। प्रिंस हेनरी बार बार इस पर सोचता रहता है। तभी उनका सिपाही जिसका नाम गैस था वो बताने लगा कि ये हमारे दुश्मन फ्रांस के राजा ने भेजा है और ये एक तरीके से आपका इंसल्ट है। उस समय अगर गंदी चीजें किसी को गिफ्ट दी जाती तो ये उनकी इंसल्ट की जा रही है, ये समझ जाना चाहिए। गैस तो अब प्रिंस हेनरी को यही समझा रहा था कि हमें फ्रांस के और भी साम्राज्य पर कब्जा कर लेना चाहिए हमला करके, लेकिन हेनरी पता नहीं क्यों इन चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते। उसे सबसे पहले अपने साम्राज्य की आर्थिक स्थिति सुधारनी है। आज तक जितने भी साम्राज्य पर हमला करके उन्होंने टेरिटरी अपने अंडर की है, उतनी सभी लोगों के लिए बहुत काफी है। तो अब एग्रेसिव वे में ना जाते हुए हम थोड़ी स्मार्टनेस दिखाएं और अपने साम्राज्य को आगे लेकर जाएं। दरअसल प्रिंस हेनरी की ये सोच थी कि साम्राज्य में रहने वाला हर एक रहीवासी अच्छी तरीके से रिसोर्सेज ग्रैब करे और उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और भी ज्यादा अच्छी होती जाए। हेनरी के फादर इन चीजों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे, उन्होंने सिर्फ अपनी टेरिटरी बढ़ाने पर फोकस किया। अब यहाँ सेरेमनी खत्म होने के कारण सभी राजा अपने अपने साम्राज्य में जाने लगे। प्रिंस हेनरी की एक कजिन होती है जिसका नाम फिलिपिया था। फिलिपिया भी अब यहाँ हेनरी को समझाने लगी कि तुम फ्रांस को इग्नोर मत करना, वहाँ पर कुछ ऐसे साम्राज्य भी मौजूद है जो तुम्हारे खिलाफ रहेंगे। उन्हें अगर कभी भी मौका मिलेगा तो वो तुम पर हमला करने से पीछे नहीं हटेंगे। तो इस बात का प्रिंस हेनरी को ना चाहते हुए भी ध्यान रखना ही पड़ेगा। प्रिंस हेनरी के राजा बनने के बाद एक फादर उन्हें अपने पूरे साम्राज्य की हिस्ट्री के बारे में बताता है। ये जरूरी था कि एक राजा अपने साम्राज्य
साम्राज्य की सारी चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन रखे। लेकिन रियलिटी में प्रिंस हेनरी एकदम से बोर हो चुके थे। उन्होंने सारी चीजें तुरंत ही रोक दी और कहा कि ये सभी पुराने जमाने में होता था, लेकिन अब हमें हिस्ट्री को छोड़कर फ्यूचर पर ध्यान देना चाहिए। इसीलिए प्रिंस हेनरी ने हिस्ट्री सुनने से मना कर दिया और ऐसी कुछ प्लानिंग करने चले गए जो एकदम सीक्रेट होता है। हेनरी जब यहाँ पर अपने कमरे में आया तो गैब्स वहीं पर बैठा हुआ था। गैब्स बार बार हेनरी को यही कह रहा था कि फ्रांस के अगेंस्ट अगर कुछ नहीं किया गया तो आगे चलकर हमें इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। एक सच्चाई गैब्स ने बताई कि तुम्हारा भाई यानी कि थॉमस इसी जंग के दौरान मारा गया, यानी कि कुछ फ्रांस के साम्राज्य के साथ लड़ाई करते दौरान। अब यहाँ प्रिंस हेनरी इस पर सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। दूसरी तरफ हमें जॉन को दिखाया गया जो हेनरी के जाने के बाद एकदम अकेला हो गया था। अब तो उसके ऊपर एक्सपेंसेस भी काफी बढ़ चुके थे। उसका घर छिन गया था और उसे हर खाने की चीजों के लिए पैसे देने पड़ते। प्रिंस हेनरी उसके साथ रहते थे तो जॉन को इन चीजों की कोई भी देखरेख करने की जरूरत नहीं रहती। पर अब जॉन को इंडिपेंडेंट बनना पड़ेगा। जॉन तो अपने साथियों से प्रिंस हेनरी के बारे में काफी अच्छी बातें करता है, लेकिन इस इंसिडेंट के बाद उसके मन में हेनरी के खिलाफ काली बातें भर गई थी। ऐसा लग रहा था कि वो प्रिंस हेनरी का दुश्मन बनते जा रहा है। अब हेनरी सीधा चला जाता है एक कैदी से कुछ पूछताछ करने के लिए। उस कैदी ने बताया कि वो एक असैसिन है जिसे कि फ्रांस के राजा ने भेजा था हेनरी को मारने के लिए। हेनरी ये चीजें जानकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। वो तो नॉर्मल तरीके से काम करना चाहता था, लेकिन ये लोग उसे मारने के पीछे पड़े। अब यहाँ गुस्से में आकर प्रिंस हेनरी ने एक लेटर भेजने के लिए कहा फ्रांस के राजा को कि इस तरीके से असैसिन भेजना एक कावर्ड वाली बात है। अगर तुम्हें हमसे वॉर करनी है तो मेरी सेना तुमसे रेडी होगी लड़ाई करने के लिए। इससे पता चल जाएगा कि हम में से सबसे ताकतवर कौन है। अब यहाँ उनके साम्राज्य में 2 एडवाइजर रहा करते थे। उन्होंने जब प्रिंस हेनरी की इस डिसीजन को सुना कि वो वॉर करना चाहते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा डरने लगे। इनफैक्ट उन दोनों एडवाइजर को हेनरी के ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं था। उन्होंने सोचा कि वो फ्रांस के राजा की तरफ चले जाएं, जिससे कि उनकी जान बची रहेगी और उन्हें अच्छी पोस्टिंग मिलेगी। लेकिन उन एडवाइजर्स को ये बिल्कुल नहीं पता कि उनकी ये बातें गैस ने सुन ली है। गैस अब सीधा चला जाता है प्रिंस हेनरी के पास। उसने फिर हेनरी को समझाया कि हमें आगे बढ़ना ही होगा, चाहे कुछ भी हो, हमें अपने सारे दुश्मनों को खत्म करना है। फ्रांस के कुछ साम्राज्य ऐसे हैं जो हमें एक ही बार में खत्म कर सकते हैं, तो इसका फायदा हमें उठाना चाहिए और नेबर साम्राज्य को इकट्ठा करना चाहिए एक बड़ी जंग के लिए। ये शायद हमारी आखिरी जंग हो सकती है और इसके बाद शांति होगी। हेनरी ने इस पर बहुत सोचा और वो इस डिसीजन के लिए मान जाता है। पर सबसे पहले हेनरी ने उन दोनों एडवाइजर्स यानी धोखेबाजों को सजा दी। उन्हें मार देने का आदेश दिया गया, ऑब्वियसली क्योंकि वो हेनरी के साम्राज्य में रहकर फ्रांस में जाने की बात कर रहे थे। सभी के सामने उन दोनों एडवाइजर्स को मार दिया जाता है। हेनरी भी समझ गया कि इस तरीके से तो वो किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। उसे एक ऐसा आदमी चाहिए जिस पर वो आंख बंद करके भरोसा करे। हेनरी अब सीधा चला जाता है साम्राज्य में अपने उसी दोस्त जॉन से मिलने के लिए। लेकिन जॉन उससे बहुत ही ज्यादा नाराज था, क्योंकि इतने समय तक ऐसा लग रहा था कि वो कुछ है ही नहीं। जब तक हेनरी को एक दोस्त की जरूरत थी तब तक वो जॉन के साथ रहता है, और जब उसे राजा बनना था तो वो जॉन को छोड़कर चला गया। यही चीजें जॉन को बहुत ज्यादा बुरी लग रही थी। हेनरी भी इन बातों को समझता है और जॉन से माफी मांग लेता है। हेनरी ने तुरंत ही उससे बताया कि वो काफी ज्यादा बिजी हो गया था, लेकिन अब वो जॉन का साथ कभी नहीं छोड़ेगा। दरअसल हेनरी चाहता था कि जॉन उसकी चीफ का लीड बन जाए और वहां पर एडवाइजरी का काम करे। जॉन को इन चीजों का एक्सपीरियंस होता है क्योंकि वो इस तरीके से सैनिकी बल का काम कर चुका था। जॉन तो सोचने के बाद एक शर्त पर राजी हो रहा था कि ये सारी चीजें करने के बाद उसे कुछ मनी दी जाए जिससे वो अपनी लाइफस्टाइल सुधार सके। हेनरी भी इस बात से राजी हो गया था और उसने तो अपने कुछ सैनिकों को भेज भी दिया था फ्रांस की उस साम्राज्य के ऊपर नजर रखने के लिए, और अगर जरूरत पड़े तो उन पर हमला भी होना चाहिए। सारे सैनिक इकट्ठा होकर अपनी सर्वाइवल स्किल्स दिखाते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। हेनरी की भेजी गई सेना अब उस जगह पर पहुंच गई होती है जहां उन्हें हमला करना था, यानी कि वो उस जगह पर सबसे पहले हमला कर रहे होते हैं जहां सिक्योरिटी बहुत कम है। उन सभी ने अपना टारगेट सेट कर लिया था और एक के बाद एक हमला करते चले गए। फ्रांस का वो छोटा सा साम्राज्य तो इन चीजों के लिए रेडी भी नहीं था। पूरे महल पर हमले होते हैं और कई सारे लोगों की जानें जाती हैं। हेनरी के सेना के जो एडवाइजर्स थे वो लगातार यही बोलते हैं कि हमें हमला करना रोकना नहीं चाहिए, लेकिन हेनरी उस हिसाब से हमला करने की परमिशन दे रहा था जिससे कि मासूम लोग ज्यादा मारे न जाए, क्योंकि इनडायरेक्टली उनकी उसमें कुछ गलती नहीं है। हमें फ्रांस की टेरिटरी पर कब्जा करना है, बट इन चीजों का भी हमें ध्यान रखना होगा। गैब्स तो यही एडवाइस देता है कि अगर एक बार टेरिटरी हमारे हाथ में आ गई तो हम उन लोगों को एक नई प्लेस दे सकते हैं, पर इन चीजों की वजह से हमें थोड़ा कंफर्टेबल नहीं होना चाहिए। असली दुश्मन तो अभी तक आया भी नहीं है, ये सिर्फ उनके छोटे छोटे साम्राज्य थे। हेनरी के सभी साथी हमला करते चले गए और एक मोमेंट पर उस छोटे से साम्राज्य का राजा हार मान जाता है। वो तो अब हेनरी के पास आकर सरेंडर करते हुए ये कहता है
कि तुम हमारे साम्राज्य पर कब्जा कर सकते हो, लेकिन साम्राज्य में जो लेडीज और बच्चे हैं उन्हें अच्छी तरीके से रिसोर्सेस मिलने चाहिए। प्रिंस हेनरी इन चीजों को समझते थे, इसीलिए उन्होंने इस बात का आश्वासन उस राजा को दे दिया। पर अब वो सभी रुकने नहीं वाले। उन्हें इसी तरीके से छोटे छोटे साम्राज्य को अपने कब्जे में करके पूरे फ्रांस की टेरिटरी को अपने अंडर करना था। हेनरी अपने एडवाइजर्स और गैप से सलाह लेते हुए अपनी सेनाओं को आगे बढ़ाता रहता है। अब अचानक रात होते ही फ्रांस साम्राज्य का सबसे बड़ा राजा, जिसका नाम लुइस था, वो तो अब प्रिंस हेनरी से मिलने के लिए आया होता है। प्रिंस हेनरी जब उस जगह पर पहुंचते हैं तो लुइस ने कहा कि तुम खुद सरेंडर कर दो, जिसके बाद वो अपनी सेना को तुम पर हमला करने के लिए नहीं बोलेगा। लेकिन हेनरी भी कुछ कम नहीं था, वो इन चीजों को एकदम से इग्नोर करते हुए चला गया, जिसका मतलब साफ है कि वो राजा लुइस की धमकियों से डरने वाला नहीं है, वो भी बहुत कड़ी टक्कर देगा। बाहर निकलते ही प्रिंस हेनरी ने अपने एडवाइजर यानी कि जॉन को कह दिया कि हमें उन पर हमला करने की पूरी तैयारी करनी होगी, इसीलिए सारी सेनाओं को उनकी मेन टेरिटरी यानी कि मेन साम्राज्य की तरफ मोड़ दिया जाए। वो अब छोटे साम्राज्य के ऊपर हमला नहीं करेंगे, डायरेक्ट एक फाइनल फाइट होगी और उसके बाद डिसीजन होगा कि इस टेरिटरी पर किसका राज है। प्रिंस हेनरी के सैनिकों की फैमिली भी उनके साथ चल रही थी। अब इसी तरीके से वो एक जगह पर स्टे करते हैं और कुछ सैनिक अपने बच्चों के साथ फॉरेस्ट में खाना ढूंढ रहे थे। शॉकिंग बात ये होती है कि लुइस ने अपने कुछ सैनिकों को उस जगह पर भेज दिया जो उन लोगों को बहुत बुरी तरीके से मारकर फेंक देते हैं। जब ये सारी बातें प्रिंस हेनरी और उसके लोगों को पता चली तो सभी डरने लगे। हेनरी को बहुत गुस्सा आता है, उसने तुरंत ही जॉन को आदेश दिया कि हमारे पास जितने भी कैदी बचे हुए हैं और वो फ्रांस से बिलोंग करते हैं तो उन्हें काट कर फेंक दिया जाए। पर ऑब्वियस बात थी कि जॉन ये नहीं करने वाला। उसे ये भी पता है कि हेनरी भी ये नहीं करना चाहते, लेकिन वो गुस्से और बदले की भावना में पूरा टूट चुका है। इस समय पर उन्हें शांति से काम लेना चाहिए। अब हेनरी अपनी पूरी सेना के साथ जब पहाड़ों की एक चोटी पर पहुंचा तब जाकर उसे लुइस के साम्राज्य की पूरी सेना दिखाई जाती है। उसकी सेना की संख्या तो हजारों में थी, यानी इस तरीके से तो उनके सैनिक बिल्कुल नहीं जीत सकते। प्रिंस हेनरी भी बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे और वो सिर्फ एडवाइस मांगते हैं। कई लोगों ने तो ये भी बोला कि हमें पीछे हट जाना चाहिए, लेकिन जॉन, जो कि कॉन्फिडेंस लग रहा था, उसने बताया कि उसके पास एक प्लान है। जॉन ने जितनी मौसम की जानकारी इकट्ठा की थी उसके अकॉर्डिंग आज रात को बारिश होगी और अगर बारिश होगी तो वो बैटल ग्राउंड जहाँ पर फाइट होने वाली है वो पूरी तरीके से मड से भर जाएगी। और जैसा कि उन्हें पता है कि फ्रांस के उन सारे सैनिकों के पास बहुत ही सख्त हथियार हैं, उनकी शील्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी और पूरे आर्मर्स एकदम भारी होते हैं, तो ऑब्वियस बात थी कि अगर वो सैनिक मड वाले एरिया में आएंगे तो वहीं फंस जाएंगे, वहां से हिलना उन्हें बहुत भारी पड़ेगा। इसी चीज का फायदा हम उठा सकते हैं। सबसे पहले जॉन हेनरी को एडवाइस देता है कि तुम छोटी अमाउंट ऑफ सेना को आगे बढ़ाना। जब फ्रेंच साम्राज्य के सैनिक उस ट्रैप में फंस जाएंगे तो बाद में अपनी पूरी सेना भेजकर उन पर हमला करना होगा। हेनरी भी इस बात पर सोचने लगा कि ये प्लान अच्छा हो सकता है। उनके सैनिकों के पास तीर धनुष चलाने की काफी अच्छे एक्सपीरियंस है, तो वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से भी हमला कर सकते हैं। हेनरी इस प्लान से एकदम राजी हो चुका था। हालांकि कई सारे और एडवाइजर्स होते हैं जो इस प्लान को एकदम बेकार समझ रहे थे, पर हेनरी ने जॉन पर भरोसा किया। अब यहाँ रात होने पर जैसा कि जॉन ने प्रेडिक्ट किया था सेम बारिश होने लग जाती है, यानी पूरी रात वो वेट करेंगे और सुबह होने पर हमला। धीरे धीरे समय बीतता चला गया और मॉर्निंग का समय हो जाता है और यहाँ प्रिंस हेनरी की भी सेना रेडी हो चुकी थी अपने दुश्मनों से फाइट करने के लिए। एक लास्ट बार हेनरी चला जाता है लुइस से कुछ कन्वर्सेशन के लिए। उसने कहा कि हम पूरी सेना को लड़ाने के बजाय 1-on-1 फाइट करते हैं, सेम वैसा ही जैसा कि हेनरी की फाइट हॉटस्पर से हुई थी। पर बहुत सोचने के बाद लुइस इस ऑफर को रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि ऑब्वियसली उसे डर लग रहा था हारने से। हेनरी को कोई रिजल्ट नहीं मिला, लेकिन वो अपनी पूरी सेना के पास आकर उन्हें मोटिवेट करता है, यानी अब वो सारे लोग एक बड़ी जंग के लिए रेडी हो चुके हैं। उन्हें किसी भी हालत में अपने दुश्मनों को खदेड़ कर रखना है। अब हेनरी ने छोटे अमाउंट ऑफ सैनिकों को आगे बढ़ाया, जिसे देखकर लुइस उनसे ज्यादा सैनिकों को आगे बढ़ा देता है। इन सैनिकों के पास बहुत ही मजबूत आर्मर्स थे, पर उन्हें क्या पता कि यही सारे आर्मर्स उन्हें फंसाने वाले हैं। राजा लुइस के सैनिक जब बैटल ग्राउंड में उतरते हैं तो सभी मड में एकदम से फंसने लगे थे। वो कीचड़ इतनी ज्यादा फिसलनदार थी कि सभी उसमें गिरते जा रहे थे। इन्हीं चीजों का फायदा उठाकर प्रिंस हेनरी के सैनिक हमला कर देते हैं। उनके पास ज्यादा भारी आर्मर्स नहीं थे, तो वो बिल्कुल भी फिसलते नहीं और बहुत ही तेजी से हमला भी करते हैं। बहुत ही भारी मात्रा में लुइस के वो सारे सैनिक मारे जाने लगे थे। अब तक तो जॉन द्वारा बताई गई सारे प्लान एकदम ठीक से चल रहे होते हैं। हेनरी की पूरी सेना एकदम से डोमिनेट करने लग गई थी। बहुत ही अच्छी तरीके से लड़ते रहने के कारण लुइस की सेनाएं अब खत्म होने लगी थी। ऑलमोस्ट उसके 70% सैनिक मारे जा चुके होते हैं
और इसका अंदाजा शायद लुइस को भी लग चुका था कि वो हारने वाला है। हेनरी के सारे सैनिक प्लान के हिसाब से चलते रहते हैं और दूर से भी एरो फायर करके दुश्मनों को हटाते रहते हैं। एंड में जाकर जब लुइस को ये बात समझ में आती है तो वो खुद 1-on-1 फाइट करने के लिए यहाँ हेनरी के सामने आ जाता है, लेकिन हेनरी इस बात के लिए मना कर देता है। लुइस बेचारा आर्मर पहन के आया था, वो मड की वजह से बहुत ही ज्यादा फिसल रहा होता है, वो तो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। इसीलिए प्रिंस हेनरी ने अपने सारे लोगों को कहा कि तुम मिलकर इन्हें मार दो। कई सैनिक लुइस के पास आकर उसे खत्म कर देते हैं। यानी एक तरीके से प्रिंस हेनरी की सेनाएं जीत चुकी थी। हेनरी सेलिब्रेट कर पाता है, इससे पहले वो देखता है कि उसका दोस्त जॉन मारा जा चुका है। उसे बहुत बुरा लग रहा था। अब सेनाएं वापस अपने साम्राज्य में लौट पड़ती हैं और फ्रांस का इकलौता किंग भी सरेंडर कर रहा था। उस किंग ने हेनरी को ये बात कही कि मैं सब कुछ दे दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। किंग चाहता था कि हेनरी उसकी बेटी कैथरीन से शादी करे, जिससे कि ये दोनों रॉयल फैमिलीज एक दूसरे में मिल जाए और आगे चलकर एकदम शांति बनाए रखे। हेनरी को यहाँ शक हो गया कि जो राजा तब से लड़ाई करने पर तुला था वो शांति की बातें कैसे कर सकता है, पर फिर भी हेनरी को ये बात अच्छी लगी और उसने ये प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। अब हेनरी साम्राज्य की तरफ कैथरीन को लेकर निकल पड़ता है। कैथरीन हेनरी के साथ जिंदगी बिताने के लिए तैयार थी, लेकिन वो उससे पूछती है कि आखिर तुम्हारा मेन रीजन क्या था हम पर हमला करने का। मेरे फादर ने ना तो कभी तुम्हें मारने के लिए असैसिन भेजे और ना ही वो गंदी वाली बॉल, हम तो सिर्फ शांति चाहते थे और कुछ नहीं। अब हेनरी एकदम से कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि उसे तो बताया गया था कि असैसिन भेजना और वो गंदी बॉल भी राजा ने ही भेजी थी। हेनरी सीधा गैस्प के पास जाकर उससे सच्चाई पूछने लगता है, लेकिन अंत में जाके वो बता ही देता है कि ये सब उसका प्लान था। उसे किसी भी हालत में ये साम्राज्य बढ़ाना था और अपनी एक अच्छी पोजीशन लानी थी, तो उसने जानबूझकर फ्रांस के राजा की इमेज हेनरी के सामने खराब की, जिससे दोनों साम्राज्य में लड़ाई हो जाए। लेकिन अब सारी चीजें ठीक हो चुकी हैं। हेनरी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगा। उसने तुरंत ही एक डैगर उठाया और सीधा गैप्स को मार दिया। हेनरी अब पहुंच जाता है कैथरीन के सामने और उससे अपने किए के लिए माफी मांगता है, लेकिन वो प्रॉमिस करता है कि आगे चलकर वो इसी तरीके से शांति बनाए रखेगा। कैथरीन ने भी हेनरी को एक्सेप्ट कर लिया था और हमारी कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।